will start India-US relations. So देखो यूनाइटेड स्टेट्स ना हिस्टोरिकली इट वाज, क्या होता है कि हिस्टोरिकली यूनाइटेड स्टेट्स कब आता है 17 है ना, बेसिकली एट द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। तो जिस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स बनता है, ठीक है, जब यूनाइटेड स्टेट्स बनता है आपका, है ना, इंडिया क्या होता है, एक ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है, इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी होता है। तो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स किसके हाथ में होते हैं, ब्रिटिश के हाथ में, ठीक है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वैल्यू डिमार्केशन, वेग ऑफ डिमार्केशन, कोई नहीं बाद में करते हैं, रुको। अब देखो सी, इंडिया की एक्सटर्नल पॉलिसी किसके हाथ में होती है, ब्रिटिश के हाथ में, ठीक है। तो कोई इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन तो पॉसिबल नहीं है उस टाइम पे, है ना। बाकी कंट्रीज का हमने डिस्कस किया, वहां पे है ना हिस्टोरिकली एंशियंट टाइम से कुछ ना कुछ रहा है ना, स्पेशली जो हमने अपने नेबरहुड को डिस्कस किया, ठीक है, म्यांमार का हो गया, भूटान का हो गया, श्रीलंका का हो गया, उसका हमारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट में मेंशन है ना, हिस्टोरिकल टेक्स्ट में हमारे मेंशन है। उसके अलावा कोई ना कोई हमारा एंशियंट टाइम से ही या फिर मेडिवल टाइम से ही उन कंट्रीज के साथ कम्युनिकेशन का हमारे पास क्या है, रिकॉर्ड है, ठीक है, एविडेंस है। बट इन केस ऑफ यूएस ये है ना, हमारे पास इंपीरिकल डाटा है कि भाई इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, बेसिकली 1779, ठीक है। अब देखो 1776 सॉरी, ठीक है। अब क्या होता है कि जब यूएस एग्जिस्टेंस में आता है तब भारत क्या है, भारत है ब्रिटिश कॉलोनी, भारत ब्रिटिश के अंडर है, ठीक है। तो हमारे बीच में किसी तरह का इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो पहला इंस्टेंस जो हम ट्रैक कर पाते हैं इंडिया यूएस फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, या फिर हम देख लें कि यूएस व्यू ऑन इंडिया, यूएस का इंडिया के ऊपर क्या व्यू था। तो जब आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही होती है, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपके यूके यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जो आपका यूनाइटेड किंगडम है वो क्या था, यूएसए का अलाई था, है ना। एंड यूके वाज रूलिंग अस, यूके, भारत क्या था, यूके का कॉलोनी था, ब्रिटेन का कॉलोनी था। एंड यूके एंड यूएसए वर अलाइज ड्यूरिंग दिस वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन अलाइज थे, यूके, यूएसए, है ना, फ्रांस एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इन दोनों की आपस में बात होती है कि रोल ऑफ इंडिया, कि इंडिया का कैसे रोल हो सकता है। इंडिया एक काफी बड़ी कॉलोनी थी, है ना, वन ऑफ द रिचेस्ट कॉलोनीज ऑफ, जहां से बेसिकली रिचेस्ट लोग नहीं थे, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम वाइज अगर हम देखा जाए, इकोनॉमिकली अगर देखा जाए, तो भारत की भारत से काफी ब्रिटिश को, है ना, इनकम होती थी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएसए के रूजवेल्ट बोलते हैं किसको, यूके को, बेसिकली यूएसए क्या बोलता है यूके को ना, अमेरिका बोलता है ब्रिटेन को, क्या बोलता है कि भाई देखो यू कैन यूज इंडिया, ठीक है, इंडिया को हम यूज कर सकते हैं, किस लिए, टू रेजिस्ट जापानीज एग्रेशन। जापान ने वहां पे ईस्ट वाली तरफ से जापान अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा था ना, ब्रिटेन की कॉलोनीज को कैप्चर करता जा रहा था, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इन्होंने बोला कि तुम्हारी वहां पे एक कॉलोनी है इंडिया, इंडिया नाम की कॉलोनी है। अब जापान जब यहां से आएगा तो अगर तुम्हें इंडियन पब्लिक, इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बेसिकली कांग्रेस एंड ऑल, अगर उनकी सपोर्ट मिलती है, अगर उनकी सपोर्ट मिलती है तो इट्स गुड कि हम क्या करेंगे, जापान को इंडिया में ही रोक लेंगे, है ना। जापान का जो अग्रेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको टेम करने के लिए इंडिया कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो आपने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि उसी दौरान क्या होता है
ब्रिटेन यहाँ पे हमें प्रपोजल, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के प्रपोजल या फिर आपको पावर ट्रांसफर के प्रपोजल्स देना शुरू कर देता है कि वी विल गिव यू, क्या हम क्या देंगे आपको, डोमिनियन स्टेटस देंगे, मेजोरिटी ऑफ इंडियंस विल बी पार्ट ऑफ ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बेसिकली वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। समझ आ रहा है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी ना वाइसरॉय की एक। अच्छा, गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं, देखो गवर्नमेंट होती है, एक होता है उसका लेजिस्लेचर ठीक, जो लॉज बनाता है, देन एग्जीक्यूटिव जो लॉज इंप्लीमेंट करता है, और देन जुडिशरी जो उन लॉज को एनफोर्स करता है। ठीक है, तो ये जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, बेसिकली सॉर्ट ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे आज की डेट में हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि हम इसमें तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देंगे, है ना, यहाँ पे लॉ मेकिंग में तुम्हारी पावर्स बढ़ा देंगे। दीज ऑल ऑफर्स वर मेड। कब, जब यूएसए बोलता है कि भाई इन रजिस्टरिंग जापान को रजिस्ट करने में हमें इंडिया हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर इंडिया में स्टेबिलिटी है, क्योंकि इंडिया के लोग खुद क्या कर रहे थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहे थे, अगर ब्रिटेन का फोकस इंडिया पे होता ज्यादा, है ना, तो ऑब्वियसली वो जापान को नहीं हरा सकता था, वहां पे नहीं रोक सकता था। तो यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूके को बोला कि इंडिया कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। इंडिया क्या कर सकता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, किसमें, आपके जापान को रोकने में। जापान इनका एक्सिस पावर्स का मेंबर था ना, जापान वर्ल्ड वॉर में इनसे दूसरी तरफ खड़ा था, जापान पे ही तो यूएसए ने एटॉमिक वेपन्स यूज किए थे ना एंड में। ठीक है, तो दिस वाज इंस्टेंस वेयर यूएसए क्या कर रहा है कि भाई इंडिया शुड आल्सो कम ऑन टेबल, इंडिया को एक इंडिपेंडेंट कह लो, या फिर इंडिया को एक डिफरेंट अलग स्टेक होल्डर की तरह यहाँ पे वो देख रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि अटलांटिक चार्टर बेसिकली जिसमें ये क्या डिक्लेयर करते हैं, दिस अटलांटिक चार्टर लेटर ऑन इट बिकेम यूएन का फाउंडिंग। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जो बना उसमें से बहुत सी चीजें इसी अटलांटिक चार्टर पे बेस्ड हैं। तो ये जो अलाइज होते हैं, यूके यूएसए वगैरह, जो ये वाली साइड ऑफ पावर्स होती हैं, वो क्या करते हैं, अपने वॉर एम्स वगैरह डिक्लेयर करते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 2 हम लड़ रहे हैं किस लिए लड़ रहे हैं। तो इनका मेन एम क्या था कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि जिन जिन स्टेट्स पे, जिन जिन देशों पे हिटलर ने, जर्मनी ने अटैक किया है, पोलैंड वगैरह, वहां के लोगों को क्या मिले, वहां के लोगों को मिलना चाहिए राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। उनको जबरदस्ती किसी और के अंडर नहीं आना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो इनका कहना था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगी और जब हम इन दूसरी पावर्स को, एक्सिस पावर, जर्मनी एंड ऑल को हरा देंगे, तो जो लोग होंगे, बेसिकली क्या हो रहा है, मान लो इमेजिन ये जर्मनी है, जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया, पोलैंड पे कब्जा कर लिया, अब यहाँ पे ब्रिटेन यूके वगैरह आते हैं, पोलैंड को छुड़वा लेते हैं। तो अब पोलैंड बेसिकली टेक्निकली अगर देखा जाए तो ब्रिटेन ने जर्मनी से पोलैंड ले लिया, लेकिन ये बोलते हैं कि पोलैंड अगर जब हम छुड़वा लेंगे, वापस ले लेंगे, तो उनके लोगों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन देंगे, हम उसको जबरदस्ती अपना हिस्सा नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, उनके लोगों से पूछेंगे, प्लेबिसिट वगैरह करवाएंगे कि तुम्हें ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बनना है या फिर इंडिपेंडेंट रहना है, बेसिकली इंडिपेंडेंट ही रहना है। तो जब ये अपने वॉर एम्स डिक्लेयर करते हैं, उसमें एक होता है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि भाई जो भी गुलाम लोग हैं, जब वॉर खत्म होगी, उनको क्या राइट दिया जाएगा, खुद डिसाइड करने का राइट दिया जाएगा कि वो किस एम्पायर का हिस्सा बनना चाहते हैं, किस कंट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। इतनी समझ आ गई। अब इस मामले में यूके और यूएसए के बीच में हो जाती है टसल, या फिर कह लो एक डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं यूके और यूएसए के बीच में। यहाँ पे यूके बोलता है कि भाई वी विल गिव दिस राइट, किसको, जिन कंट्रीज के लिए हमने वॉर स्टार्ट की है,
पोलैंड एसेट्रा वगैरह, ठीक है। यूके बोलता है कि सिर्फ वहां के लोगों को हम देंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि हमने पोलैंड को छुड़वा लिया जर्मनी से, वहां के लोगों को दे देंगे। लेकिन यूएसए ऑन दी अदर हैंड, यूएसए क्या बोलता है कि भाई देखो ये तो हो जाएगी हिपोक्रेसी, दोगलापन, ठीक है। यूएसए बोलता है कि ये दोगलापन हो जाएगा, है ना, ये हिपोक्रेसी है। तो हमें ना सिर्फ इन कंट्रीज को जिनको हम छुड़वा रहे हैं एक्सिस पावर से, ना सिर्फ उनको राइट, वहां के लोगों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन देना है, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी कॉलोनीज हैं, जितने भी लोग गुलाम हैं, उन सबको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन देना चाहिए। बेसिकली यूएसए इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है यहाँ पे, यूएसए क्या बोल रहा है कि मान लिया ठीक है तुम पोलैंड वगैरह को के ऊपर जो जर्मनी का एग्रेशन हुआ है, वहां के लोगों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिलवाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हो, और जंग के बाद तुमको उनको ये राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दे दोगे कि अगर जर्मनी ने किसी देश पर कब्जा किया है, किसी देश को गुलाम किया है, तो तुम उस देश की आजाद देश के लोगों को फ्री करवाने के लिए यू आर फाइटिंग। लेकिन तुम खुद भी तो कितने देशों पे कब्जा करके बैठे हो, उसका क्या। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगी तो उनको भी, जितने भी कॉलोनाइज हैं, जितनी भी कॉलोनीज होंगी, फ्रांस की, यूके की, जिस किसी के भी, उन सबको क्या मिलना चाहिए, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। बेसिकली एक तरह से आजादी, इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इस व्यू पे क्या होता है, आरटीएसडी, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन पे इन दोनों पार्टीज के बीच में डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे यूके व्हाट यूएसए इज डूइंग इनडायरेक्टली, यूएसए यहाँ पर इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, क्या ये यूके को बोल रहा है कि इंडिया भी तुम्हारी कॉलोनी है और उसको भी क्या करो, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दो, वहां के लोगों को भी आजादी दो ये चुनने की कि उन्हें ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा रहना है या फिर इंडिपेंडेंट आजाद मुल्क, अपना आजाद देश बनाना है, ठीक है। तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि यूएसए, अमेरिका यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडियन इंडिपेंडेंस की सपोर्ट कर रहा है, इंडियन इंडिपेंडेंस की सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज अनदर इंस्टेंस वेयर यूएसए ने हिस्टोरिकली क्या किया है, इंडिया के बारे में बात की है, और है ना ऑल्सो उन्होंने सपोर्ट किया है इंडिया की आजादी के मुद्दे को, ठीक है। ये समझ आ गया। तो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो है ना 1776 में यूएसए बनता है, उससे पहले कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थी नहीं। अच्छा थी नहीं तो कोई इंटरेक्शन इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ नहीं होगा। जब 1776 में यूएसए बनेगा तब इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी है, ठीक है, इंडिया अंग्रेजों का गुलाम है, तो डायरेक्ट बात इंडियंस के बीच में और कनेक्शन या कम्युनिकेशन नहीं होगा इंडिया की सरकारों के बीच में या इंडिया के राजाओं के बीच में और यूएसए के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो किसके साथ होगा कम्युनिकेशन, ब्रिटेन के साथ, क्योंकि ब्रिटेन हमारी फॉरेन पॉलिसी को हैंडल करता था, ठीक है। लेटर ऑन 1940s के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ये क्या बोलते हैं, यूएसए बोलता है कि जापान का अग्रेशन रोकने के लिए हमें इंडिया की मदद मिल सकती है, इंडिया की मदद हमें है ना जरूरी हो सकती है, और है ना इंडिया कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, इंडिया उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो हमें क्या करना है, अब हमें इंडिया के जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं या फिर इंडियंस हैं उनके साथ भी इक्वल बिठा के बात करके उनकी डिमांड्स पूछनी है कि तुम्हें क्या चाहिए, बदले में तुम क्या करो, वर्ल्ड वॉर 2 में हमें सपोर्ट करो। लेकिन हमारा व्यू क्या था, हमारे अलग अलग व्यूज थे, ठीक है। गांधी बोलते हैं कि भाई नहीं, अग्रेशन है उनका जो कॉज है, इनका जो ब्रिटिश जो एलाइड पावर्स का कॉज है वो क्या है, सही कॉज है, वो किसी को पोलैंड वगैरह को के लोगों की आजादी के लिए ये वो वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, किस पे, जर्मनी पे। बाकी है ना सुभाष चंद्र बोस वगैरह क्या बोलते हैं कि भाई देखो वो कैसे, अगर वो, ये तो हिपोक्रेसी हो गई, वो उनकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं लेकिन हमें गुलाम करके रखा हुआ है, पहले हमें आजाद करो, ठीक है। वो अलग हिस्टोरिकल चीज है, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। तो अटलांटिक चार्टर में बात आती है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन में क्या होता है, यूएसए अगेन सपोर्ट करता है कि भाई तुम्हें अपनी कॉलोनी, जब ये वॉर खत्म होगी तुम्हें अपनी कॉलोनीज, जिसमें इंडिया भी शामिल है,
उनको भी आजादी देनी पड़ेगी, वहां के लोगों को भी ये चुनने की आजादी देनी पड़ेगी कि वो खुद डिसाइड करें कि उन्हें यूके का पार्ट रहना है या फिर एक आजाद देश बनाना है। ठीक है, तो दिस इज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनिशियल जो आपकी आपस में इंटरेक्शन एक तरह की होती है अमेरिका और इंडिया के बीच में। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई, इंडिया आजाद हो गया और क्या हो गया, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, राइट। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते ही आपकी कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। कोल्ड वॉर के दौरान क्या होता है, 2 ब्लॉक्स होते हैं जिसमें से एक सुपर पावर होती है यूएसए। यूएसए किस चीज को प्रमोट कर रही है, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, इन सब चीजों का यूएसए क्या है, प्रमोटर है लिबरलिज्म का। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इंडिया क्या करता है, इंडिया नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाता है ना, इंडिया इनकी तरफ नहीं जाता है ना, इंडियंस डू नॉट सपोर्ट देयर व्यू, इंडिया उनके ब्लॉक में एंटर नहीं करता है। इसको नियो कॉलोनियलिज्म भी कहते हैं। कॉलोनियलिज्म तो होगा कि डायरेक्टली आपने जाके उस देश पे कब्जा कर लिया और वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहे। अब जब वो कॉलोनियलिज्म का दौर खत्म हुआ तो नियो कॉलोनियलिज्म, कि अब डायरेक्ट तो तुम जाओगे नहीं, तो तुम क्या करोगे, अपनी आइडियोलॉजी वहां पे भेजोगे। ठीक है, आइडियोलॉजी के बेस पे उन लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो चाहे आपकी इस दौर में क्या होता है, आपकी आइडियोलॉजीज के बेसिस पे एक वॉर चल पड़ती है, कोल्ड वॉर, और उस कोल्ड वॉर में इंडिया क्या करता है, रिजेक्ट करता है यूएस को, और हम क्या लेके आते हैं, अपना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की हमने काफी बात कर ली अब तक, तो आई अज्यूम कि आप सबको पता ही होगा इसके बारे में। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हें अपनी आइडियोलॉजिकल वॉर लड़नी है, यूएसए को और यूएसएसआर को तुम लड़ो, वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट। हमें अगर तुमसे काम होगा हम तुमसे भी बात करेंगे, अगर हमें यूएसएसआर से, सोवियत से काम होगा तो हम उनसे भी बात करेंगे, उनके साथ भी अपने रिलेशंस मेंटेन करेंगे। समझ आ रहा है। बट लेटर ऑन क्या होता है, यूएसए की 2 मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मिलिट्री अलायंसेस यूएसए की लॉन्च होती है, जिसका पाकिस्तान मेंबर बन जाता है ना। पाकिस्तान बिकम्स मेंबर ऑफ दीज 2, सेंटो, सेंट्रल एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये क्या है, दिस इज यूएसए अटेम्प्ट, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, यूएसए अमेरिका अटेम्प्ट कर रहा है टू ब्रिंग कोल्ड वॉर ऑन दी डोर स्टेप ऑफ इंडिया, कि इंडिया के पड़ोस में कोल्ड वॉर को लेके आ गए, हमारे पड़ोसी मुल्क को कोल्ड वॉर का एक्टिव पार्टिसिपेंट बना दिया। ठीक है, अच्छा उस पड़ोसी मुल्क से क्या है, हमारी दुश्मनी है ना, हमारी उससे क्या है, रेवलरी है, क्यों, कश्मीर इशू और बाकी सारे डिस्प्यूट्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, एक तरह से इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किया। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है, तुम्हें क्यों बीच में पड़ना है, तुम क्यों पाकिस्तान को अपनी तरफ खींच रहे हो। लेकिन ऐसा हुआ, और अगेन अब क्या होगा, इंडिया सस्पिशियस हो जाएगा यूएसए के बारे में कि भाई ये तो हमारे दुश्मन का दोस्त है। यूएसए बेसिकली क्या बन गया है यहाँ पे, हमारे दुश्मन का दोस्त। तो हम क्या हो जाएंगे, सस्पिशियस हो जाएंगे इनके रोल के बारे में ग्लोबल पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो उस वजह से हम क्या करेंगे, उस वजह से इंडिया क्या करता है, यूएसएसआर की तरफ ज्यादा टिल्ट करने लग जाता है। इनिशियली हमने क्या किया, हम न्यूट्रल है, नॉन अलाइंड है। नॉन अलाइनमेंट और न्यूट्रलिटी में फर्क होता है। देखो फर्क क्या है कि न्यूट्रलिटी में आप बिल्कुल बाहर रहोगे, है ना, आप बिल्कुल बाहर रहोगे ना, इससे बात करोगे, ठीक है, यूएस और यूएसएसआर। अब जो न्यूट्रल होगा ना इससे इंटरेक्ट करेगा ना इससे, इन दोनों में से किसी से भी किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं रखेगा। ठीक है, तो उसको बोल दिया न्यूट्रल, जो इन दोनों से बिल्कुल इंटरेक्ट ना करे। ऑन दी अदर हैंड नॉन अलाइंड क्या होगा, नॉन अलाइंड वो होगा कि भाई इन दोनों के साथ, दोनों में से किसी के भी साथ परमानेंट अलायंस नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर इनसे नेशनल इंटरेस्ट होगा तो इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी इंटरेक्शन करेंगे, और इनसे हमारा नेशनल इंटरेस्ट होगा तो हम यूएसएसआर से भी इंटरेक्शन करेंगे, लेकिन परमानेंट अलायंसेस में एंट्री नहीं लेंगे। परमानेंट अलाई इन दोनों में से किसी को नहीं बनाएंगे। ठीक है, न्यूट्रलिटी का मतलब समझ आ गया, न्यूट्रलिटी का मतलब अलग है और नॉन अलाइनमेंट का मतलब अलग है।
ठीक है, तभी हमने क्या किया, नॉन अलाइंड हम थे ना, वी वर नॉन अलाइंड, लेकिन हमने शिफ्ट किसकी तरफ लिया, यूएसएसआर की तरफ। क्यों? क्योंकि हमारा क्या था, नेशनल इंटरेस्ट, है ना, हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए यूएसएसआर की तरफ शिफ्ट लिया, लेकिन हमने उनकी कोई अलायंस ज्वाइन नहीं की, हम वी वर स्टिल नॉन अलाइंड। नॉन अलायंस और न्यूट्रलिटी दोनों सब समझ आ गए, न्यूट्रल क्या होता है और नॉन अलाइंड क्या होता है, इसमें डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, तो अब हम नॉन अलाइंड है, तो हमने क्या किया, जैसे हमारा दुश्मन अगर यूएस की तरफ जा रहा है, यूएस के ब्लॉक में बैठ गया है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली सिंस वी आर अ नॉन अलाइंड कंट्री, है ना, हमने नॉन अलाइनमेंट की बात की है, तो हम जाके दूसरी तरफ तो एंट्री लेंगे नहीं, दूसरे ब्लॉक में तो एंटर करेंगे नहीं, लेकिन ऑब्वियसली अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमारा टिल्ट हो जाएगा दूसरी तरफ, यूएसएसआर की तरफ। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब इंडिया यूएसएसआर की तरफ टिल्ट करता है ना, कल ही हमने डिस्कस किया कि 1960s 62 की जब वॉर होती है, उसके बाद हम रशिया से हथियार खरीदना शुरू कर देते हैं, बेसिकली सोवियत से हथियार खरीदना शुरू कर देते हैं, और हमारे बीच में डिफेंस टाइज ना काफी अच्छी बढ़ जाती है। बाय द एंड ऑफ 1960s हम, जो रशिया होता है वो हमारा क्या हो जाता है, सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर। हम सबसे ज्यादा हथियार किससे खरीद रहे हैं, रशिया से और या फिर सोवियत से। ठीक है, तो ये इन सब चीजों से यूएसए जो होता है इंडिया के बारे में और ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है, एक नेगेटिव परसेप्शन जाती है कि भाई यूं तो ये नॉन अलाइंड है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, हमारे जो आइडियोलॉजिकली जो हमारा एनिमी है, जो दूसरा ब्लॉक है, उनके साथ ये बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ ये ट्रीटी साइन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इंडिया 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 के पास क्या वजह थी टिल्ट होने की, क्योंकि यूएसए ने क्या किया, हमारे दुश्मन के साथ दोस्ती कर ली, हमारे दुश्मन के साथ दोस्ती कर ली, और बदले में हमने क्या किया, उनके दुश्मन से मदद लेनी शुरू कर दी, जो कि हमारे लिए नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन होगा, हमें भी तो सरवाइव करना है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि मीनवाइल, है ना, यूएस का एलाई है पाकिस्तान, और हमें एक नॉन अलाइंड कंट्री, और हमारा टिल्ट किसकी तरफ है, यूएसएसआर की तरफ हमारा टिल्ट है, हमारा जो झुकाव है, जो हमारा रुझान है, वो सोवियत की तरफ है। तो नेचुरली यूएस को क्या करना चाहिए, इंडिया की कोई मदद नहीं करनी चाहिए पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे, लेकिन सॉरी डी लिखा हुआ है, प्रोवाइड सोशियो इकोनॉमिक सपोर्ट, है ना। यूएसए ने क्या किया, सोशियो इकोनॉमिक सपोर्ट दिखाने की कोशिश की। क्यों कोशिश की, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, शेयर्ड वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। यूएसए और इंडिया के बीच में कॉमन चीज क्या है, यूएसए इज ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसीज तो पहले भी रही होगी, है ना, ग्रीक सिटी स्टेट्स में एंशिएंट टाइम्स में डेमोक्रेसीज होती थी, है ना, दे वर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कि पूरे सिटी के लोग आएंगे और किसी मुद्दे पे बात करेंगे ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन आज के दौर में क्या है कि 140 करोड़ लोग हैं, अब कोई नया मुद्दा उठ जाता है, साइबर सिक्योरिटी का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का, किसी भी चीज का, तो रोज रोज 140 करोड़ लोग जाके उस मुद्दे पे बात तो कर नहीं सकते। इसलिए हमने क्या किया कि चलो हम 1 लाख लोग मिलके अपने बिहाफ पे किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं, है ना, एमपी या एमएलए को, तो वो बन गए हमारे रिप्रेजेंटेटिव, और वो हो गई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी वो उस टाइम पे हुआ करती थी जब पॉपुलेशन कम होती थी। तो अब आज की दौर में यूएसए क्या है, ओल्डेस्ट है ना, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो फंक्शन कर रही है अभी भी। सिमिलरली इंडिया क्या है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, है ना, यूएसए इज ओल्डेस्ट एंड इंडिया इज क्या, लार्जेस्ट। ठीक है, तो एक हमारे बीच में कॉमन कड़ी क्या है, डेमोक्रेसी, कि हम दोनों डेमोक्रेटिक वैल्यूज में मानने वाली कंट्रीज हैं। तो इस बिहाफ पे, इस बेसिस पे हमारे बीच में क्या होता है, यूएस हमारे को ऑल्दो है ना पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिक्स में तो यूएस हमारे साथ होगा नहीं, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक सपोर्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, यूएस कोशिश करता है कि एड वगैरह दे दी, इंडिया में गरीबी है,
खाना नहीं है, फूड क्राइसिस हो रही है, कुछ हो रहा है, तो एड दे दी या फिर उसके लिए वो ऑफर कर दिया, है ना। तो इस तरह की चीजें यूएसए करता रहता है। तो इसका मेन रीजन क्या हो सकता है इसके अलावा, क्योंकि यूएसए को, है ना, क्योंकि इंडिया ने कोई अलायंस तो ज्वाइन की नहीं थी, हम तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से मूव कर रहे थे। अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट जब यूएसए की तरफ होगा तो हम यूएसए के साथ भी बात करेंगे, हमारा रशिया के साथ होगा रशिया से बात करेंगे, ठीक है। तो यूएसए क्या करना चाहता था, उसके अलावा आपके इंडिया में अपनी प्रेजेंस रखना चाहता था, है ना। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है इंडिया, है ना, एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो यूएसए चाहेगा कि उसकी प्रेजेंस इंडिया में हो, है ना, इंडिया में यूएसए की प्रेजेंस हो। तो उसकी वजह क्या हो सकती हैं, की पे चेक ऑन चाइना, ठीक है, चाइना पे चेक करना है, चाइना पे कंट्रोल रखना है। नॉट ओनली एट दैट टाइम, टुडे ऑल्सो, आज के दौर में अगर देखें तो यूएसए क्यों इंडिया की तरफ फेवरेबल होता जा रहा है, क्योंकि उसे क्या करना है, यहाँ पे जो एक रीजनल पावर एमर्ज हो रही है ना, रीजनल पावर एमर्ज हो रही है। अच्छा अब एक चीज को समझो आप, यूएसए क्या था, अभी अभी तक यूएसए वाज अ सुपर पावर, है ना, यूएसए एक सुपर पावर था। तो जब एक सुपर पावर का डिक्लाइन होता है वो रातों रात तो होगा नहीं, है ना। जब एक सुपर पावर नीचे जाएगी तो एक दिन में एक रात में तो जाएगी नहीं, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस का एक सिम्टम क्या होता है कि रीजनल पावर एमर्ज होती है। सुपर पावर क्या होती है, जिसका पूरी दुनिया में हर जगह में सभी रीजन्स में किसी ना किसी तरह का इन्फ्लुएंस है ना, वहां की पॉलिटिक्स को वो क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन अब इस रीजन में क्या हो गया, चाइना इमर्ज कर गया, साउथ कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये जितना भी रीजन है इसमें चाइना एक रीजनल पावर की तरह इमर्ज कर गया, ठीक है। अब रीजनल पावर जब चैलेंज करेगी, अच्छा आपने पढ़ा होगा कि मुगल एम्पायर जब जब आपका मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता है तब क्या होता है, मराठास, सिख एम्पायर, हाँ, ये सभी एम्पायर, है ना, हैदराबाद का निजाम, बंगाल, है ना, नवाब ऑफ बंगाल, ये सब क्या करते हैं, रीजनल पावर्स एमर्ज होती हैं, रीजनल पावर्स एमर्ज होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि मुगल एम्पायर का जो कंट्रोल होता है वो उसके हाथ से निकल जाता है। सिमिलरली आपका अब आज के दौर में क्या हो रहा है, चाइना, है ना, यहाँ पे एक रीजनल पावर एमर्ज हो रही है जो अपने आसपास के जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को कंट्रोल करने की, ड्राइव करने की क्षमता रखती है या फिर कोशिश कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली उस रीजन में यूएस की हिजमनी को चैलेंज कर रही है। तो चाइना को यूएस बैलेंस करना चाहता है, अगर वो सक्सेसफुली उस रीजन में यूएस के इन्फ्लुएंस को हटा के खुद एक रीजनल पावर बन जाता है, तो दैट विल मीन कि आपका जो सुपर पावर है जो सबको कंट्रोल कर रहा है वो क्या हो गया, उसका डिक्लाइन हो गया, ठीक है, उसका अब इन्फ्लुएंस उस रीजन में नहीं रहा। सिमिलरली आपका मिडिल ईस्ट में देख लो, ईरान, है ना, ईरान एक रीजनल पावर की एस्पिरेशंस रखता है, और अगर वो, है ना, अपने रीजन की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना शुरू कर देता है प्रॉपरली, है ना, वो कंट्रीज उस पॉलिटिक्स को यूएस कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो अगेन वहां पे भी यूएस का इन्फ्लुएंस गया, ठीक है। तो ये रीजनल पावर और सुपर पावर के बीच की एक टसल होती है। तो अब चाइना क्या करता है, आपका चाइना एक रीजनल पावर की तरह इमर्ज होने की पोटेंशियल रखता है। तो चाइना पे चेक करने के लिए हमें यूएस को क्या चाहिए, इंडिया में प्रेजेंस चाहिए, है ना, सिंस देन, उस समय से। देन इसके अलावा जैसे हम यूएसएसआर की तरफ टिल्ट हो रहे थे, हम यूएसएसआर या फिर सोवियत की तरफ टिल्ट हो रहे थे, तो हमें क्या करना है, यूएसए को क्या करना है कि हमने उनकी अलायंस तो ज्वाइन नहीं की है एटलीस्ट, ठीक है, हमने उनकी अलायंस तो ज्वाइन नहीं की है, वी आर स्टिल ओपन। तो इंडिया को प्रिवेंट करना है टू टिल्ट कंप्लीटली, कि कहीं ये पूरी तरह से सोवियत के साथ ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी यूएसएसए को, सॉरी, यूएस को अपनी प्रेजेंस इंडिया में मेंटेन रखनी है, ठीक है। तो उस वजह से वो हमारे को सपोर्ट वगैरह ऑफर करता रहा, ठीक है, वो हमारे को सपोर्ट वगैरह ऑफर करता रहा। इवन ड्यूरिंग ईयर वॉर ऑफ 1962, जब इंडिया और चाइना की लड़ाई होती है 1962 में, उस दौरान भी यूएसए ने क्या किया, हमें सपोर्ट ऑफर की, ठीक है, हमें सपोर्ट ऑफर की, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अच्छा 1962 की वॉर जब होती है तो पाकिस्तान भी तो हमारे एक तरफ पे है, देखो वॉर, इंडिया को हमेशा एक टू फ्रंट वॉर का खतरा रहा है ना, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना,
है ना, इस तरह है। ठीक है, अगर हम चाइना से लड़ने जाएंगे तो यहाँ पे भी हमें अपना, है ना, हम अपनी फोर्स हटा के यहाँ को भेज नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट गो एंड, है ना, ब्रिंग आवर फोर्सेस टू चाइना। ठीक है, चाइना वाला बॉर्डर। तो अब इसमें क्या होता है कि यूएसए अपने एम्बेसडर को भेजता है और हमें ऑफर करता है कि भाई देखो, हम क्या करेंगे, हम पाकिस्तान से बात करके पाकिस्तान को बोलेंगे कि भाई इंडिया अपनी फोर्सेस यहाँ पे डाइवर्ट कर रहा है, तुम्हें पीसफुली रहना है। ठीक है, तुम्हें कोई मौके का फायदा नहीं उठाना है। लेकिन एज वी न्यू, है ना, हमें पता है कि पाकिस्तान पे कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और क्या पता इन दोनों की आपस की अंदरूनी एक तरह से क्या हो, डिप्लोमेसी हो। तुम इंडिया को कन्विंस कर लो अपनी फोर्सेस यहाँ मूव करने के लिए और हम कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो हमने वो ऑफर डिक्लाइन कर दिया, है ना, हमने वो ऑफर डिक्लाइन कर दिया। हमने बोला नहीं, हमें पता है कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान कभी ऐसा करेगा ही नहीं, है ना। पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं करेगा कि हम अपनी फोर्सेस वहां से हटा ले और पाकिस्तान चुप बैठा रहे। ठीक है, उसके अलावा मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री सपोर्ट जो थी एयरलिफ्ट करने की बात की गई, है ना, यूएस के द्वारा। लेकिन, है ना, दैट वाज टू लो, टू लेट टू लिटल। इंडिया ने क्या बोला कि भाई ये तो टू लेट है और टू लिटल है, इतनी सी सपोर्ट का हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ऑफ नो यूज, यूएसए की तरफ से यूएसए को लग रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, इंडिया में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए, इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म में रिलेशंस स्टैब्लिश करने के लिए हम एक अच्छा, है ना, गुडविल जेस्चर उनको दे रहे हैं। लेकिन इंडिया ने उस वक्त क्या, इंडिया को क्या लगा कि भाई इससे हमारा तो कोई फायदा हुआ नहीं। ठीक है, इससे हमारा तो कोई फायदा हुआ नहीं, ये किसी काम की नहीं है, बहुत कम हेल्प जो आपने की है। अगर आप चाहते तो जाके डायरेक्ट चाइना से लड़ सकते थे, डायरेक्ट आप जाके चाइना को बोल सकते थे कि भाई पीछे हट जाओ, वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड देम, पर ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं। ठीक है, तो 1962 की वॉर में उन्होंने हमें सपोर्ट दिखाने की विलिंगनेस दिखाई थी। ठीक है, देन इसके बाद क्या होता है, 1962 के वॉर के बाद क्या होता है, हमने कल ही डिस्कस किया कि 1962 की वॉर के बाद आपका इंडिया और रशिया के रिलेशंस या फिर इंडिया और सोवियत यूनियन के रिलेशंस और ज्यादा बढ़िया हो जाते हैं और ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली यूएसए के लिए क्या हो जाएगा, सस्पिशन क्रिएट हो जाएगा, यूएसए के लिए सस्पिशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो 1971, है ना, फास्ट फॉरवर्ड टू 1971। 1971 में आपका क्या होता है कि जब हमारी बांग्लादेश वॉर हो रही होती है, इंडिया पाकिस्तान की 1971 में वॉर हुई थी ना, हमने काफी बार डिस्कस कर लिया वो भी। ठीक है, तो उस दौरान क्या करता है, न्यूक्लियर वेपन से, है ना, अपने न्यूक्लियर वॉरशिप भेज के यूएसए हमें ब्लैकमेल करता है, हमें डराता है। उस वक्त भी किसने हेल्प की थी, हमारी यूएसएसआर ने। ठीक है, हमारी हेल्प किसने की थी, रशिया ने या फिर यूएसएसआर ने। समझ आ रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारी हिस्ट्री देखो, इनिशियली यूएस ने प्रेजेंस वगैरह सपोर्ट तक भी ऑफर की, है ना, लेकिन धीरे धीरे इंडिया का टिल्ट किसकी तरफ होता गया, यूएसएसआर की तरफ। और अगर आप रूट कोज देखोगे, इस सब की वजह देखोगे, तो पाकिस्तान, है ना, इंडिया और यूएस के रिलेशंस अगर धीरे 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 खराब होते गए कोल्ड वॉर के दौरान, तो वजह क्या है, पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो ज्वाइन की, तभी तो हम यूएस के लिए सस्पिशियस हुए, है ना, यूएस के लिए सस्पिशियस हुए। नाउ 1974 में क्या होता है, 1974 में जब हम पोखरन, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, पोखरन में हमने क्या किया था, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, बेसिकली न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट करवाया। ठीक है, तो जब वो कंडक्ट करवाता है, तो अगेन जिस तरह आज ईरान अगर न्यूक्लियर के रास्ते पे जा रहा है, तो यूएस को उससे क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है ना, यूएस को उससे दिक्कत हो रही है। तो सेम थिंग हियर, अगर इंडिया न्यूक्लियर कंट्री बनने के रास्ते पे चलेगा, तो यूएसए विल अगेन बी अपसेट। ठीक है, नॉट ओनली यूएसए बट पूरी ग्लोबल कम्युनिटी एक तरह से उसको रजिस्ट करते हैं। और यूएसए क्या है, एक ग्लोबल पुलिस का रोल बना, है ना, ग्लोबल पुलिस का रोल प्ले करने की कोशिश करता है। तो यूएसए क्या करता है, इंडिया को आइसोलेट कर देता है। ठीक है, इंडिया को आइसोलेट कर देता है सैंक्शंस वगैरह लगा के, और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये क्या क्रिएट कर देते हैं, एक एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, की हैवी वाटर, फ्यूल, यूरेनियम वगैरह की जो सप्लाई है, वो अब क्या होगी,
ये ग्रुप कंट्रोल करेगा। इसके मेंबर्स बन जाओ जितने भी है ना कंट्रीज है जिनके पास इससे रिलेटेड किसी भी तरह की सपोर्ट है, और इंडिया को ये सपोर्ट देना बंद कर दो। इंडिया को न्यूक्लियर से रिलेटेड सपोर्ट देना बंद कर दो, ठीक है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना के हमें आइसोलेट कर देता है। तो अब इस दौर में आप देखोगे 1971 है ना, बेसिकली 1970 से डायरेक्टली यूएस क्या कर रहा है, इंडिया के है ना ऑपोजिशन में, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट बिहेव कर रहा है, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट चल रहा है ना। अब नेक्स्ट सी, जब कोल्ड वॉर आपकी खत्म होती है ना, सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, फिर से अब कोल्ड वॉर में क्या हुआ, कोल्ड वॉर में है ना इनिशियली क्या हो रहा था, दो सुपर पावर्स ग्लोबल डोमिनेंस के लिए क्या कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी है ना, दो सुपर पावर स्ट्रगल कर रही थी ना आपस में। लेकिन अब उनमें से एक सुपर पावर एग्जिस्ट करने से खत्म हो गई है ना, रही नहीं अब वो, ठीक है। देयर इज ओनली वन सुपर पावर लेफ्ट नाउ, ठीक है। तो उनमें से जो पावर खत्म होती है, यूएसएसआर जब आपका खत्म होता है तो क्या होता है आपका, इंडिया को तो है ना एक तरह से उसी की हेल्प मिलती आई है। तो अगेन अब हमारे को जो यूएस के सामने सपोर्ट कर रहा था इतने टाइम से, वो तो रहा नहीं, ठीक है, वो तो रहा नहीं। तो अब क्या होगा, हमारी टाइज यूएसए के साथ फिर से गहरी होनी है ना। बेसिकली क्या होगा, स्ट्रेटेजिकली हम फिर से यूएस के साथ अपने रिलेशंस बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। और यूएस है ना वो भी, क्योंकि कोल्ड वॉर किस लिए थी कि किसका इन्फ्लुएंस होगा है ना, कौन इन्फ्लुएंस करेगा ज्यादा से ज्यादा एरिया को दुनिया के। तो आपका यूएसए अब कोशिश करेगा कि भाई अब तो जहां पे पहले यूएसआर का इन्फ्लुएंस था उन एरियाज में भी हमारा इन्फ्लुएंस हो, ठीक है, उन एरियाज में भी हम मौजूद रहें, अंडरस्टूड, उन एरियाज में भी हमारा इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। तो क्या वजह रही होंगी, ऑब्वियसली कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमारे रिलेशंस अगर यूएसए के साथ इंप्रूव होते हैं तो उसकी क्या वजह रही होगी। पहली ऑब्वियसली हमने जो डिस्कस किया, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो ग्लोबल डायनेमिक्स चेंज हो जाती हैं, ग्लोबल डायनेमिक्स चेंज हो जाती हैं, ठीक है। देन इंडिया क्या करता है, इसकी इकोनॉमी भी ओपन करता है ना। एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे हमने कोल्ड वॉर के बाद, है ना, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, सॉरी एलपीजी रिफॉर्म्स है ना, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अच्छा एलपीजी रिफॉर्म्स होंगे तो यूएसए क्या है, एक तरह से कैपिटलिस्ट कंट्री है, वहां पे प्राइवेट कैपिटलिस्ट जो है कंट्री का है ना एक्सटर्नल जो ट्रेड वगैरह देखते हैं। तो अब उनको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए आपका यहाँ पे इंडिया की मार्केट की एक्सेस चाहिए। तो उस वजह से भी यूएस को क्या करना पड़ा है ना, इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने पड़े। और इंडिया को भी क्या चाहिए, अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए। तो वहां पर भी हमें अपने टाइज यूएस की तरफ, मतलब दोनों का नेशनल इंटरेस्ट इस तरह से था कि दोनों को थोड़े अपने रिलेशंस क्लोज आना पड़ा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस जो आज जिसका क्लाइमेक्स आज हम देख रहे हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में काफी अच्छे रिलेशंस आज के दौर में चल रहे हैं, तो उसका स्टार्ट कहां से होता है, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद के टाइम से उसका स्टार्ट होता है। देन अनदर कॉज इज डायस्पोरा। डायस्पोरा पता है ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद डायस्पोरा, प्लीज टाइप इन चैट, चैट में लिखो क्या होता है डायस्पोरा, लिखो, ठीक है। तो अब डायस्पोरा क्या होता है, बेसिकली आपका जो इंडियंस रह रहे हैं यूएस में, ठीक है, दैट इज इंडियन डायस्पोरा, इंडियन ओरिजिन के जो भी लोग यूएस में रह रहे हैं दे आर इंडियन डायस्पोरा इन यूएस। तो जो वो डायस्पोरा है ना, इंडियन डायस्पोरा इज आल्सो एक्ट्स एज अ ब्रिज, ठीक है, वो भी एक ब्रिज की तरह काम करता है दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है, दोनों कंट्रीज के बीच में। तो कोल्ड वॉर के बाद हमारे रिलेशंस फिर से डीपन होने शुरू हो जाते हैं, फिर से इंप्रूव होने शुरू हो जाते हैं। वजह क्या थी, देयर इज नो मोर यूएसएसआर नाउ, कोई रशिया, कोई यूनाइट जो सोवियत यूनियन नहीं है। देन इसके अलावा इंडिया की इकोनॉमी ओपन हुई, तो यूएस को इन्वेस्ट करना है और हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना, मार्केट की एक्सेस यूएस को चाहिए और हमें अपनी मार्केट को ओपन करना है, ठीक है। देन इंडियन डायस्पोरा, जो इंडिया का डायस्पोरा है, ठीक है। तो कोल्ड वॉर के बाद फिर से हमारे रिलेशंस इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। अब धीरे धीरे आप देखोगे कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस और बढ़िया होते जाते हैं, है ना। कल हमने डिस्कस किया कि उसमें से एक वजह क्या थी,
आपका एक वजह थी कि पाकिस्तान के यूएस से रिलेशन खराब होना शुरू हो जाते हैं, वो भी एक वजह थी। फिर चाइना का राइज होता है और चाइना के रिलेशंस भी यूएस के साथ स्ट्रेन्ड हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। तो धीरे धीरे क्या होता है कि दोनों कंट्रीज का नेशनल इंटरेस्ट है कि वो एक दूसरे के साथ अपने रिलेशंस बढ़िया बनाए, इंप्रूव करें, ठीक है। दोनों कंट्रीज का नेशनल इंटरेस्ट क्या है कि दे इंप्रूव देयर रिलेशंस विद ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ रिलेशंस को इंप्रूव करें। तो अब वाजपेयी एरा में जब वाजपेयी प्रधानमंत्री होते हैं उस दौर में क्या होता है ना, बेसिकली फर्स्ट डिकेड ऑफ योर 21st सेंचुरी, ठीक है, 21st सेंचुरी की शुरुआती दौर में क्या होता है कि वाजपेयी बोलते हैं कि इंडिया एंड यूएस आर नेचुरल अलाइज, ठीक है। बात यहां तक पहुंच गई, बात स्टार्ट हुई नॉन अलाइनमेंट से कि हम ना इसके साथ अलाइन करेंगे ना उसके साथ, और बात यहां पे पहुंच गई कि भाई हम तो नेचुरल अलाइज हैं दोनों कंट्रीज, ठीक है। क्यों? नेशनल इंटरेस्ट इज क्या सिंक्रोनाइज हो रहे हैं दोनों के, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट जो है आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, मर्ज हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। देन ओबामा बोलता है इंडिया यूएस पार्टनरशिप इज डिफाइनिंग पार्टनरशिप इन 21st सेंचुरी, ठीक है। एक वक्त था जब यूएस क्या करता है ग्लोबल स्टेज पे हमें अपोज करता है, हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं तो हमें आइसोलेट कर देता है। और अब यूएस का जो प्रेसिडेंट है, यूएस का जो राष्ट्रपति है, वो क्या कह रहा है कि इट इज इंडिया यूएस की जो पार्टनरशिप है वो 21st सेंचुरी की डिफाइनिंग पार्टनरशिप है। क्यों कह रहा है? यूएस को इंडिया से कुछ लेना देना थोड़ी है, लेकिन देयर नेशनल इंटरेस्ट क्या है, यूएस का नेशनल इंटरेस्ट ऐसा है कि रीजनल पावर जो इस रीजन में जो चाइना एमर्ज हो रहा है उसे बैलेंस करने के लिए हमें इंडिया की सपोर्ट चाहिए, इंडिया का साथ चाहिए। तो अब हम क्या हो गए, डिफाइनिंग पार्टनरशिप हो गई, ठीक है, डिफाइनिंग पार्टनरशिप हो गई। तो आप देख सकते हो कि यूएस की जो जो फॉरेन पॉलिसी है काफी ज्यादा आपको क्या मिलेगी, रियलिस्ट मिलेगी, ठीक है, काफी ज्यादा रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स की। देन फाइनली ट्रम्प आता है, वो क्या बोलता है, बुक एंड्स ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। इंडिया और यूएस क्या है, पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इंडिया यूएस दे आर बुक एंड्स ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो धीरे धीरे हमने देखा हिस्टोरिकली कोल्ड वॉर है ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर के दौरान काफी खराब रिलेशंस आपके होते हैं दोनों कंट्रीज के, और धीरे धीरे रिलेशंस यहाँ पे पहुंच जाते हैं कि आज की डेट में क्या है, आज की डेट में इंडिया क्या है, यूएस का एक स्ट्रेटेजिक अलाई है ना, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ना, काफी अच्छे रिलेशंस हैं। वो वी आर आल्सो पार्ट ऑफ नेटो +5, ठीक है, नेटो +5 कंट्रीज को जो वो एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी एलीट क्लब को जो टेक्नोलॉजीज वगैरह यूएस देता है डिफेंस की, वो हमें भी मिल रही हैं, ठीक है। तो किस तरह से यूएस के नेशनल इंटरेस्ट और इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट ने इस रिलेशन को बेंड किया, ठीक है, फ्रॉम एक दौर पे जब यूएस हमें क्या करता था, अपोज करता था, वहां से यहां तक, ठीक है। तो व्हाट इज डोमिनेटिंग ऑल दिस, नेशनल इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज, ठीक है। अच्छा, डिफेंस टाइज, डिफेंस में भी हम देख लेते हैं कि किस तरह की हमारी टाइज रही है हिस्टोरिकली और अब क्या पोजीशन है। तो 1962 का जब हमारा चाइना के साथ वॉर होता है, व्हेन वी गो ऑन अ वॉर विद चाइना इन 1962, तो आपका यूएस क्या करता है, सपोर्ट, ठीक है, इंडिया क्या बोलता है कि हमें यूएस को के बाद हम यूएस के पास जाते हैं कि भाई हमें हमारी लड़ाई हो रही है चाइना के साथ, है ना। उस दौर में यूएस और चाइना इतने ज्यादा क्लोज भी नहीं थे, ठीक है, तो हमें थोड़ी सी सपोर्ट दे दो अगर दे सकते हो, ठीक है, हमें वी वांट योर सपोर्ट, ठीक है, हमें क्या चाहिए, सपोर्ट, लेकिन मिलिट्री अलायंस नहीं चाहिए। इंडिया बोलता है कि भाई हमें सपोर्ट चाहिए तुम्हारी, लेकिन हम कोई मिलिट्री अलायंस को एंटर करने का या फिर मिलिट्री अलायंस में घुसने का प्रपोजल लेकर नहीं आए हैं, ठीक है। 1962 की वॉर में क्या बात होती है, इंडिया यूएस से सपोर्ट मांगता है, लेकिन साथ में ये भी कहता है कि भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एंटरिंग और मेकिंग एनी मिलिट्री अलायंस विद यू, ठीक है, हम कोई मिलिट्री अलायंस नहीं बनाएंगे, लेकिन हमारी इस वॉर में सपोर्ट कर दो, ठीक है। तो यूएस फाइनली, है ना, हमने अभी डिस्कस किया कि यूएस हमें क्या ऑफर करता है कि पाकिस्तान को जाके बोलेंगे कि भाई इंडिया अपनी जो ट्रूप्स है वहां से हटा रहा है, तुम्हें बिल्कुल कुछ हरकत नहीं करनी है, ठीक है, इस तरह की चीजें यूएस ऑफर करता है। फाइनली यूएस अग्री करता है कि हमें मिलिट्री सपोर्ट एयरलिफ्ट करेगा, ठीक है, मिलिट्री सपोर्ट एयरलिफ्ट करेगा। तो आप यहाँ पे यूएस की पॉलिसी देख सकते हो
यूएस की पॉलिसी देख सकते हो, उसे पता है कि पाकिस्तान जो है एक रीजनल पावर बनने की पोटेंशियल नहीं रखता है, ठीक है। पाकिस्तान डज नॉट हैव पोटेंशियल टू बी अ रीजनल पावर, ठीक है। तो उसके उसके मामले में तो यूएस बिल्कुल क्लियर है कि भाई पाकिस्तान इज आवर एलाई, लेकिन उनको पता है कि चाइना एक रीजनल पावर की तरह इमर्ज हो सकता है, ठीक है। चाइना एक पावर बन सकता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए चाइना के खिलाफ उन्होंने क्या बोला, फटाफट मान गए कि हम तुम्हें मिलिट्री सपोर्ट दे देते हैं। लेकिन अगेन ये जो मिलिट्री सपोर्ट थी ये क्या थी, नाम मात्र की थी, ठीक है, नाम मात्र की, बिल्कुल है ना, बिल्कुल मिगरे मिलिट्री सपोर्ट उन्होंने दी, और हमने क्या बोला कि दिस इज टू लिटल, दिस इज टू लिटल, है ना। तो फाइनली जब 1965 की वॉर होती है तो ये सपोर्ट भी है ना वो विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो 1962 की वॉर में यूएस ने अगेंस्ट चाइना एक तरह से हमारा साथ देने की कोशिश की, हमारा साथ देने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया जैसे 1971 में होता है वो बिल्कुल दूसरी तरफ बैठे होते हैं, है ना, हमारे दुश्मन के साथ बैठ के हमें डरा रहे होते हैं, न्यूक्लियर से ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ फाइनली जब कोल्ड वॉर आपकी खत्म होती है तो हमारे बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट्स वगैरह का सिलसिला, अगेन रिलेशंस क्या होंगे, इंप्रूव होंगे। कोल्ड वॉर खत्म हो गई, अब दोनों कंट्रीज का नेशनल इंटरेस्ट क्या है, एक दूसरे के क्लोज आना, ठीक है, एक दूसरे के क्लोज आना। तो अब क्या होता है आपका, देखो अग्रीमेंट फॉर डिफेंस कोऑपरेशन साइन करते हैं 1995 में। लेकिन अगेन ये जो अग्रीमेंट होता है, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज है ना, आपको पता है इंडिया की ब्यूरोक्रेसी किस तरह की है, काफी बदनाम है ना। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज की वजह से ये बहुत धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में ये आपका फाइनलाइज होता है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। पर देखो इसमें क्या क्या, इसमें डिफेंस कोऑपरेशन वाला जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होता है, ठीक है, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होता है ये एक तरह का। इसमें क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं आपके, देखो कि ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट करेंगे, ठीक है, ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन और रिसर्च में कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को। बेसिकली क्या कोऑपरेट करेंगे, यूएस हमें टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हम साइन कर लेते हैं कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद। इसमें उसके अलावा क्या होता है, दोनों कंट्रीज की मिलिट्रीज और ब्यूरोक्रेसीज के बीच में क्या होगा, कोऑपरेशन होगा, है ना, कोऑपरेशन बिटवीन किसका, मिलिट्रीज, ठीक है। ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट करेंगी दोनों मिलिट्रीज, ठीक है। डिफेंस प्रोडक्शन, हथियार वगैरह बनाने में भी ज्वाइंट एफर्ट्स, है ना, कोऑपरेशन किया जाएगा। तो ये कब हो रहा है साइन आपका, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जब आपका यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो हम क्या करते हैं, ये साइन कर लेते हैं यूएस के साथ, ये अग्रीमेंट हम साइन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी क्या है, रियलिस्ट है, ठीक है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी क्या है, रियलिस्ट तरीके से चल रही है। अब हमें पता है कि कोई नहीं है हमें बचाने वाला, तो हमने यूएस के साथ हाथ मिला लिया, ठीक है, यूएस के साथ हाथ मिला लिया। अच्छा 2002 के आस 2001-2 में क्या होता है कि आपके ना सुनामी आती है, इस इंडियन ओशन रीजन में सुनामी आती है, और इंडियन नेवी उसमें, है ना, यूएस नेवी के साथ मिलके, ठीक है, इंडियन नेवी और यूएस नेवी मिलके क्या करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पांस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन रेजिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पांस की एक्टिविटीज में हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। समझ रहे हो ना कि भाई जहां जहां पे है ना नेवी जाती है उन लोगों की हेल्प करने, मदद करने, उनको ह्यूमैनिटेरियन एड देने, या फिर क्या डिजास्टर रिस्पांस। बेसिकली आपका सुनामी आ रही तो नेवी क्या कर रही है, जाके उस डिजास्टर को के लिए रिस्पांस दे रही है ना, रिस्पॉन्ड कर रही है। वहां पे किसी तरह की जरूरत है, लोगों को रेस्क्यू करना है, लोगों को एसेंशियल्स की सप्लाई करनी है, ये सब चीजों में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पांस में इंडियन नेवी एक है ना अप्रिशिएबल रोल प्ले करती है। तो साथ में कौन सी दूसरी यूएस की नेवी भी इस ऑपरेशंस में इन्वॉल्व थी। तो इंडियन नेवी की जो स्विफ्टनेस होती है ना, स्विफ्टनेस कि हमने अपना इंटरेस्ट देखे बिना फटाफट क्या किया, रिस्पॉन्स किया, उसको यूएस क्या करता है, यूएस उसको अप्रिशिएट करता है, ठीक है, अप्रिशिएट करता है ना। साइमल्टेनियसली जो इंडियन नेवी होती है, इंडियंस होते हैं, हम क्या करते हैं, आपकी यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी को, यूएस नेवी की प्रोफेशनलिज्म, है ना, प्रोफेशनलिज्म और
उनकी जो स्ट्रेटेजीज वगैरह होती है उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो फाइनली एक ट्रस्ट बिल्ड होता है दोनों नेवीज के बीच में, ठीक है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है दोनों कंट्रीज की फोर्सेस के बीच में। और हम क्या करते हैं, जर्नल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, ठीक है, जर्नल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन। सो दिस इज वन ऑफ द 4 बेसिक जो यूएस के साथ ना, यूएस अपने क्लोज स्ट्रेटेजिक बोल लो या फिर पार्टनर्स के साथ, मिलिट्री पार्टनर्स के साथ जो 4 है ना फंडामेंटल एग्रीमेंट साइन करता है, दिस इज वन ऑफ देम, ठीक है। 4 जो यूएस के फंडामेंटल एग्रीमेंट्स है जो अपने अलाइज के साथ ये साइन करता है, उसमें से एक क्या है, GSMIA, जर्नल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, ठीक है, ये जो है साइन किया जाता है। तो अब देखो इससे क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एग्रीमेंट, है ना, मिलिट्री इंफॉर्मेशन की क्या करनी है, सिक्योरिटी रखनी है, ठीक है। तो इसका क्या है, अगर मिलिट्री इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी का दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा तो नाउ दोस बोथ ऑफ द मिलिट्री क्या कर सकती हैं, इंटेलिजेंस को, है ना, दो बोथ द मिलिट्री दे कैन क्या करेंगी, ये जो भी इंटेलिजेंस गैदर हुई है आपस में क्या कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं, ठीक है। मान लो यूएस की मिलिट्री के पास कुछ इंटेलिजेंस है ना, कुछ भी इस तरह की इंफॉर्मेशन है, वो इंडियन मिलिट्री के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है, अगर ये एग्रीमेंट हम दोनों के बीच में नहीं होता है, इससे क्या होगा, है ना, इफ वी डोंट हैव दिस एग्रीमेंट तो क्या होगा कि मान लो है ना यूएस ने हमने उनके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की और यूएस ने वो इंफॉर्मेशन चाइना को दे दी, ठीक है, या फिर यूएस ने हमारे साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर की और वो इंफॉर्मेशन हमने उसकी एक्सेस किसको दे दी, रशिया को दे दी, ठीक है। तो वो सब चीजें ना हो, उन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है, दे साइन दिस एग्रीमेंट, अंडरस्टूड, समझ आ गया, राइट। नाउ आपका 2019 में क्या करते हैं हम, इसी GSMIA जर्नल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट का एक एक्सटेंशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनएस, ठीक है, IS से साइन करते हैं जब हमारा 2+2 डायलॉग होता है 2019 में, ठीक है, दोनों कंट्रीज के 2+2 डायलॉग के दौरान हम क्या करते हैं, आपका इसी है ना, इसका एक पार्ट है, एक तरह से प्रोटोकॉल होता है ना, या फिर उससे अटैच्ड कुछ और चीज होती है ना, उसी एग्रीमेंट से अटैच की उसको एक एक्सटेंशन देनी है, ठीक है, उससे अटैच एक चीज होती है ना, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी से रिलेटेड, कि इंडस्ट्रियल से रिलेटेड कोई भी डेटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो वो भी हम क्या करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, है ना, थर्ड पार्टी को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक फ्रेमवर्क दिया जाता है, ठीक है, फ्रेमवर्क किया जाता है क्या, क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन क्या हुई, जो काफी सीक्रेट है, काफी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हथियारों के बारे में हो गई, जहाजों के बारे में हो गई, है ना, उस तरह की इंफॉर्मेशन आप दोनों कंट्रीज के बीच में अगर शेयर होगी तो उसके सीक्रेसी के लिए हम क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं दोनों की इंडस्ट्रीज में। समझ आ रहा है, मतलब क्या है इसका, सीधी सीधी भाषा में इसको समझो, देखो कि मान लो यूएस की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन है, या फिर कोई भी डिफेंस इंडस्ट्री है यूएस की, ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, है ना, कोई टेक्नोलॉजी, मान लो उन्होंने हमें कोई जहाज एक्सपोर्ट किया, अब अगर हम उसकी इंफॉर्मेशन रशिया को दे दें तो रशिया इजीली उस जहाज का या फिर उनके उस डिफेंस इक्विपमेंट का तोड़ निकाल लेगा, ठीक है, तोड़ निकाल लेगा। सो इस डर से वो क्या करेंगे, हमें, है ना, दे विल क्या करेंगे, वो बचेंगे हमें ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से। तो हमें क्या होगा, हमें वो टेक्नोलॉजी, वो मॉडर्न वेपनरी वगैरह मिल नहीं पाएंगी, क्योंकि उनको क्या है, इनसिक्योरिटी, समझ आ रहा है ना, इनसिक्योरिटी की भाई अगर इन्होंने रशिया के साथ शेयर कर दी तो क्या होगा, ठीक है, अगर इन्होंने रशिया के साथ शेयर कर दी तो क्या होगा, ठीक है, समझ में आया, समझ में आई ये चीज, ठीक है। तो उसलिए एग्रीमेंट साइन करते हैं कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन है ये सीक्रेट रखी जाएगी, है ना, ये इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाएगी, डोंट वरी, आप क्या करो, हमें अपने जो एडवांस्ड वेपन्स है वो बेचो ना, आपकी इंडस्ट्री वो जो टेक्नोलॉजी है हमें दो, वी डोंट, है ना, वी विल नॉट शेयर इट विद एनीवन,
एनी थर्ड पार्टी से हम शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन, ठीक है। मिलिट्री से रिलेटेड कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन हो गई, देन ISA इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो गई, हम उसको क्या करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल एग्रीमेंट है जो यूएस अपने क्लोज अलाइज के साथ साइन करता है। देन अभी रिसेंट टाइम्स में हमने क्या किया है, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ नरेंद्र मोदी हमने बाकी के जो 3 एग्रीमेंट है वो भी साइन कर लिए हैं, ठीक है। तो लेमोआ और लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, ठीक है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, दिस इज सिमिलर टू जो हमारे बीच में हमारे एग्रीमेंट ऑन, है ना, रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक के बारे में हमारा रशिया के साथ हुआ था कि उनके पोर्ट पे जाके हम क्या कर सकते हैं, रीफ्यूलिंग वगैरह कर सकते हैं, है ना, सेम चीज उसी तरह का ये एक अग्रीमेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसका नाम क्या है, लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, ठीक है। जो असली वाला अग्रीमेंट जो यूएस अपने अलाइज के साथ साइन करता है वो है LSA, लेकिन अब इंडिया की कुछ कंसर्न्स होंगी, है ना। इंडिया बोलता है कि भाई हमने मान लो तुम्हारे साथ LSA साइन कर लिया, तो जैसे तुम साउथ कोरिया में तुम्हारी एक प्रेजेंस है तुम्हारी आर्मी की, वैसे अगर तुम हमारी टेरिटरी में आके बैठ गए तो फिर, है ना, तो हमारा दैट इज वन ऑफ आवर कंसर्न, ठीक है। तुम्हें मान लो चाइना से लड़ाई लड़नी है, तुमने LSA साइन किया हुआ, तुम आगे हमारी टेरिटरी में बैठ जाओगे, है ना, तो हम कैसे डील करेंगे उस सिनेरियो को। तो इसमें क्या होता है, देखो ये इंडिया स्पेसिफिक वर्जन लेके आते हैं कि चलो ठीक है, जो जो तुम्हारी कंसर्न्स है उस हिसाब से हम एक कस्टमाइज्ड एग्रीमेंट बनाते हैं, ठीक है। कस्टमाइज्ड लॉजिस्टिक एक्सचेंज या लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट बनाते हैं, दिख रहा है ना ये, इज इट विजिबल, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसका लेमोआ और लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एक्सचेंज एग्रीमेंट हम लेके आते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, एक्सेस टू डेजिग्नेटेड, हर किसी को नहीं, ऐसा नहीं कि इंडिया का कोई सीक्रेट बेस है और उसकी भी एक्सेस यूएस को मिल गई कि वहां उनका जहाज उतर गया कि भाई मैं तो यार यहाँ पे रिफ्यूलिंग करने आया था, है ना, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ डेजिग्नेटेड, जो डेजिग्नेट मिलिट्री फैसिलिटीज होगी वहां पर ही एक दूसरे को एक्सेस दी जाएगी, वरना है ना अगर डेजिग्नेटेड की बजाय हर किसी जगह पे एक्सेस हमने दे दी तो है ना उनका जहाज आएगा उतरेगा, भाई आई वांट फ्यूल रिफ्यूलिंग एंड ऑल, और साथ में क्या करेगा, फोन निकाल के फोटो खींच लेगा उस एरिया की, है ना, या फिर किसी भी तरह की, है ना, एक्सेस मिल जाएगी तो हमारी एक तरह से सिक्योरिटी, है ना, सीक्रेसी को खतरा है, ठीक है ना, उस जगह को इंस्पेक्ट कर लेगा, उस देख लेगा, जो भी कर लेगा, ठीक है, उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। अब हमारा कोई सीक्रेट बेस है, वहां की लोकेशन हम रिवील नहीं ना कर सकते कि वहां पे क्या क्या चीजें पड़ी हैं, क्या हम वहां पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ओनली डेजिग्नेटेड मिलिट्री फैसिलिटीज, ठीक है, जो आपकी डेजिग्नेटेड मिलिट्री फैसिलिटीज होंगी उसकी एक्सेस हम देंगे एक दूसरे की फोर्सेस को, ठीक है। इंडिया एंड यूएसए एक दूसरे की फोर्सेस को क्या देंगे, एक्सेस देंगे डेजिग्नेटेड मिलिट्री फैसिलिटीज की, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, जब इंडिया के एयरफोर्स, इंडिया की नेवी, हम क्या कर सकते हैं, जो यूएस ने डेजिग्नेटेड मिलिट्री फैसिलिटीज, उनका कोई डेजिग्नेटेड एयर बेस है या फिर उनका कोई डेजिग्नेटेड क्या है रिफ्यूलिंग के लिए, है ना, या फिर नेवी का पोर्ट है। अच्छा, इसमें हमें ज्यादा फायदा किस तरह से होगा, क्योंकि देखो यूएस के जो नेवल बेसिस है वो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में या फिर यूएस में ही नहीं है, वो दुनिया, है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड फैले हुए हैं अलग अलग जगहों पे, ठीक है। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पैसिफिक ओशियन में, इंडियन ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में, अलग अलग जगह पे उनके नेवल बेसिस हैं। तो अब हमें क्या हो जाएगा, वहां पे भी एक्सेस मिल जाएगी हमारी नेवी को, ठीक है। हमारी नेवी वहां पे जाकर रिफ्यूलिंग एंड ऑल कर सकती है, ठीक है। देन इसमें क्लियरली मेंशन्ड है, क्योंकि हमारा क्या था, कंसर्न था, तभी हमने इंडिया स्पेसिफिक वर्जन उनसे मांगा, ठीक है। क्या कंसर्न था, भाई तुम इसका गलत यूज करने लगे, अगर तो तुम्हें अगर लड़ाई लड़नी है चाइना के साथ तो हमारे पोर्ट पे आके बैठ गए, है ना, डेरा बना के, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी वो, ठीक है। तो ये किस जगह, किस लिए, किन किन एरियाज में रिस्ट्रिक्टेड है, रिफ्यूलिंग, ठीक है, कि रिफ्यूलिंग करनी है एंड रिप्लेनिशमेंट, ठीक है, रिफ्यूलिंग एंड रिप्लेनिशमेंट, ठीक है, कोई बेसिक सप्लाईज और रिफ्यूलिंग वगैरह करनी है तो उसी के लिए। ऐसा नहीं है कि आप हमारे मिलिट्री फैसिलिटी की आपको एक्सेस मिल गए तो आप आगे उसको यूज ही करने लग जाओ अपने वॉर वगैरह के लिए, ठीक है, रिफ्यूलिंग के लिए। अच्छा, रिफ्यूलिंग के लिए आपको एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत है,
फ्यूल तो हम दे सकते हैं ना ऐसे भी अपने दोस्तों को गुडविल में, क्यों नहीं देते हैं। देखो एक प्रोटोकॉल होता है कि इंडिया के पोर्ट पे अगर यूएस की नेवी शिप रुकेगी तो वो क्या पूरा मिनिस्ट्री से अप्रूव होके आएगा। मिनिस्ट्री बोलेगी हाँ ठीक है तुम्हें फ्यूल चाहिए, चलो। हमें क्या पता है ना कि वो आ जाए यहाँ पे रुक जाए और हमला कर दे तो, ठीक है। तो ये सब चीजें इन्वॉल्व होती है। तो इस वजह से क्या होता है, एक पूरा प्रोटोकॉल होता है कि भाई मिनिस्ट्री उसको क्या करेगी, मिनिस्ट्री उस चीज को अप्रूव करेगी, तब ये वहां पर आके रुकेंगे, रिफ्यूलिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे में इमरजेंसी टाइम में क्या हो सकता है, मान लो यूएस यहाँ पे चाइना से लड़ाई लड़ रहा है, रास्ते में इंडिया से गुजर रहा है, अब उनको चाहिए रिफ्यूलिंग, जल्दी जल्दी यहाँ पे भी पहुंचना है उनको, है ना, साउथ चाइना सी में पहुंचना है, ठीक है। तो अब ऐसे में अगर मिनिस्ट्री के पास जाएंगे, मिनिस्टर हमारे इलेक्शंस में बिजी होंगे ना, मान लो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है। सो एक मिनिस्टर को 36 तरह के काम होते हैं, वो 24 घंटे ये तो वेट करता नहीं रहेगा कि भाई यूएस आएगा, चाइना जा रहा है, रास्ते में हमारे पास यहाँ पे चाय नाश्ता करने आएगा, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है उसकी वजह से जो डिले होता है ना, उससे बचने के लिए, ठीक है, रिफ्यूलिंग एंड रिप्लेनिशमेंट, रिप्लेनिशमेंट एंड रिफ्यूलिंग की के लिए ही एक्सेस मिलेगी एक दूसरे के मिलिट्री फैसिलिटीज को, बेसिकली एयर बेस हो गया या फिर नेवल बेस हो गया, ठीक है, उसकी एक्सेस किस लिए मिलेगी, सिर्फ रिफ्यूलिंग और रिप्लेनिशमेंट की एक्टिविटीज के लिए। अच्छा कौन से एरियाज में मिलेगी, अब ऐसा नहीं कि वो लड़ाई करने जा रहा है तो भी वहां पे आके इंडिया में रिफ्यूलिंग करने लग गया, है ना। मान लो यूएस की लड़ाई हो रही है बांग्लादेश के साथ, इमेजिन, ठीक है, ये आपका बांग्लादेश है, अब यूएस यहाँ पे आता है लड़ाई के दौरान, है ना, इंडिया को बोलता है कि भाई मुझे रिफ्यूलिंग दे दो यहाँ पे, तो बांग्लादेश क्या सोचेगा कि भाई इंडिया इनकी हेल्प कर रहा है हमारे अगेंस्ट, ठीक है, और अगेन वो गलत चीज भी है, ठीक है, वाई शुड बी हेल्प एनी, है ना, अदर कंट्री, है ना, एक कंट्री को दूसरी कंट्री के अगेंस्ट वॉर में हम क्यों हेल्प करेंगे जब तक हमारा उसमें कोई नेशनल इंटरेस्ट है ही नहीं, ठीक है, आर यू गेटिंग इट। तो हम क्या करेंगे, अब हमने एरियाज डिसाइड कर दिए, हमने बोला कि पोर्ट कॉल्स, ठीक है, पोर्ट कॉल्स, पोर्ट पे तुम्हारे को एक्सेस चाहिए किस लिए, है ना, नॉर्मली पोर्ट कॉल है तुम्हारी, ऐसा नहीं कि भाई तुम स्पेशल किसी पर्पस के जा रहे हो, ठीक है, पोर्ट कॉल्स के लिए। देन ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करनी है, वो इंडिया में आके ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं, तो हमारे जो वहां पे फैसिलिटी जो नेवल बेस होगा वहां पे रुक जाओ, वहां पे रिफ्यूलिंग वगैरह कर लो। फिर ट्रेनिंग पर्पस के लिए, ठीक है, ट्रेनिंग पर्पस के लिए, देन HADR ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR का अगर आपका क्या हो रहा है कोई एक्टिविटी में, मान लो सुनामी आई हुई है और यूएस ने भी यहाँ पे HADR एक्टिविटीज के लिए आ रही है, तो ऐसे में, ठीक है, हमने ये 4 एरियाज इसमें फाइनलाइज कर दिए और ये 2 पर्पस हमने फाइनलाइज कर दिए क्योंकि इसके लिए यूएस हमारे फोर्सेस को एक्सेस देगा और हम भी सेम रीजंस के लिए उनको एक्सेस देंगे। समझ आ गया, समझ आ गया, ठीक है। नाउ अब देखो अनदर एग्रीमेंट जो हमने साइन किया, कौन सा, कॉम कासा, ठीक है, कौन सा एग्रीमेंट, कॉम कासा, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ठीक है, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये हमने कब साइन किया, 2018 में, 2018 में, 2018 में हमने ये साइन कर दिया, ठीक है। अब ये कॉम कासा क्या है समझो, क्यों इसकी जरूरत हमें महसूस हुई, डोकलाम क्राइसिस हुई 2017 में, क्या होता है 2017 में क्या होता है, इंडिया और चाइना के बीच में डोकलाम में, डोकलाम पता है ना कहाँ पे है, डिस्कस किया था इंडिया भूटान रिलेशंस के दौरान, ठीक है, उसके टाइम पे उसके ड्यूरिंग हमने डिस्कस किया था, ठीक है, 2017 में, ठीक है। 2017 में क्या होता है कि इंडिया का डोकलाम में चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हो जाता है। अच्छा हमारे को एक स्ट्रेटेजिक एज मिल सकता था अगर हमें पता होता कि चाइनीज नेवी की, सॉरी चाइनीज आर्मी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। जब वो वहां पे पहुंच गए तब हमें पता चल रहा है कि भाई ये तो यहाँ पे आ गए हैं। अगर हमें उनकी ट्रूप्स की, चाइनीज ट्रूप्स की मूवमेंट का पहले से ही पता होता, ठीक है, अगर हमें पहले से ही पता होता तो सोच लो हमारे लिए कितना बड़ा एज हमें मिलता, ठीक है, कितना हमें उस चीज का फायदा होता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, है ना, ऐसा हुआ तो नहीं ना, ठीक है। तो अब हमने महसूस किया कि यूएस की जो इंटेलिजेंस है, यूएस की जो पोजीशनिंग जीपीएस वगैरह जो है ना, एडवांस जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग है, उसका हमें कितना एज मिल सकता है ऐसी ट्रिकी सिचुएशंस में, ठीक है। तो हमने उस दौर में
क्या किया, हमने रियलाइज किया कि भाई वी शुड हैव एक्सेस टू दिस, ठीक है, हमें एक्सेस होनी चाहिए इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए, है ना, हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, यूएस से मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हमने उसके लिए क्या किया, कॉम का सा साइन किया उनके साथ, ठीक है, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह क्या है, इसका बेसिक इस जो आपका एग्रीमेंट है, जो ये कॉम का है, इसके पीछे रीजनिंग क्या है कि अगर वो हमारे को एक्सेस दे देंगे अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग और इन सब चीजों की, तो क्या होगा, है ना, हम उसको उनके खिलाफ भी तो यूज कर सकते हैं, है ना, हम उसको उन्हीं के खिलाफ यूज कर सकते हैं, रशिया के साथ शेयर कर देंगे भाई इस तरह से पता लगाते हैं ये, और इनको पहले ही पता है कि तुम्हारा बेस यहाँ पे है, ठीक है। तो कई कई तरह का मिसयूज हो सकता है, एक ट्रस्ट का इशू आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, सेम चीज इंडिया पे भी अप्लाई होती है। अब आपको क्या होगा, यूएस को हमारी लोकेशंस का पता होगा, ठीक है, यूएस को अगर हमारी लोकेशंस का पता होगा तो उससे क्या होगा, हमारी भी सोवरेनिटी, हमारी भी नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है, कॉम्प्रोमाइज होती है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए कॉमकासा। अच्छा, इस कॉमकासा का क्या पर्पज है, यूएस है ना हमारे को जीपीएस की वो देगा, लेकिन कब, जब हम ये साइन कर लेंगे तब, ठीक है, जो उनकी एडवांस जो मिलिट्री लेवल की, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा कि जितनी भी इमर्जिंग जो नई नई बढ़िया टेक्नोलॉजी आती है पहले मिलिट्री के लिए तैयार होती है, मिलिट्री उसको पहले एडवांस में यूज कर रही होती है, ठीक है, सिविलियन यूज के लिए बाद में आती है वो चीज, पता है ना इतना। तो ऑब्वियसली है ना, जो ग्लोबल जीपीएस जो हमारे फोन में गूगल मैप्स होता है उससे कई गुना एडवांस, कई गुना रियल टाइम इसमें होगा, ठीक है, रियल टाइम पोजीशनिंग सर्विसेज वगैरह इसमें इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो हमें उसकी एक्सेस चाहिए, लेकिन यूएस बोलता है एक्सेस हम तभी देंगे जब तुम ये साइन करोगे हमारे साथ, ठीक है। तो इसका पर्पज क्या है, टू प्रोवाइड, है ना, और टू फैसिलिटेट यूज ऑफ हाई एंड सिक्योर्ड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ठीक है। अब क्या करना है कि सिक्योर्ड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट क्या है, इंस्टॉल करने हैं हमें, कहाँ पे, मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है, जो इंडिया यूएस से खरीदेगा, ठीक है, ठीक है। क्या मतलब, जब हम उनसे कुछ खरीदेंगे, मान लो हम उनसे रडार खरीद लिया या फिर कुछ जहाज खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, तो उस पे जो हाई एंड पोजीशनिंग के लिए, अच्छा पोजीशनिंग सिर्फ यही थोड़ा होगी, ट्रूप्स की पोजीशनिंग, कई तरह की पोजीशनिंग के लिए होगा वो, है ना, वॉर के दौरान हो सकता है कि टारगेट्स को पोजीशन करने के लिए वगैरह वगैरह, ठीक है। सो नाउ इस जब ये एग्रीमेंट हम साइन कर लेते हैं, इससे क्या फैसिलिटेट होगा आपका, कि जो हाई एंड जो इक्विपमेंट्स होंगे, जो बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट, है ना, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होंगे, कोई रडार होगा, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, वो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें मिलेंगे वो साथ में, ठीक है, उनकी एक्सेस हमें मिल गई, ठीक है। बेसिकली काफी एडवांस स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी की एक्सेस हमें ये एग्रीमेंट साइन करने की वजह से मिलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, लीगल फ्रेमवर्क इसमें इन्वॉल्व होता है आपका, ठीक है, ठीक है, कि क्या होगा, इंटरऑपरेटिबिलिटी, आपकी जो दोनों आर्म फोर्सेस के बीच में इंटरऑपरेटिबिलिटी है और लीगल फ्रेमवर्क है, वो इसमें दिया होगा, समझ रहे हो आप इस चीज को, आर यू गेटिंग इट। अब यूएस का कोई एडवांस्ड पोजीशनिंग सिस्टम है, जो यूएस से हम कोई जहाज खरीद रहे हैं, मान लो F-16 खरीद रहे हैं, F-16 हम उनसे खरीद रहे हैं, ठीक है, तो F-16 में वो एडवांस पोजीशनिंग सिस्टम है ना। अब यूएस हमें वो तभी देगा अगर हमने ये साइन किया है, ठीक है, वरना कॉम्प्रोमाइज हो सकती है उनकी भी नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो इस तरह की जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है ना दोनों कंट्रीज के बीच में, उसके अलावा आपकी इस तरह की इंफॉर्मेशन, काफी सारे इसके क्या है, एट्रीब्यूट्स है, काफी सारे इसके क्या है, आपके हिस्से हैं, इस पे काफी तरह की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो सकती है, अंडरस्टूड। अच्छा, ये विजिबल है, इज इट विजिबल प्रॉपरली, इज इट विजिबल प्रॉपरली, ठीक है। तो दिस इज योर कॉम का था, और देख लेते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट इज बेका, है ना, फोर्थ जो आपका एग्रीमेंट है, जो बेसिक एग्रीमेंट है, वो क्या है, बेका, बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है, बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट। अब इसको समझो, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, बेका में जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस, बेसिकली वही सेम चीज, जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस, जीपीएस वगैरह, पता है ना जियो स्पेशियल क्या होता है,
जियो टैग पता है ना, जियो टैग? अच्छा, वो कैमरा यूज किया किसी ने? वो ऐप होती है, उसमें लोकेशन आ जाती है, कितने एल्टीट्यूड, सॉरी कितने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे खड़ा है बंदा, है ना? तो वो क्या है, जियो स्पेशल डेटा है, ठीक है? जियो स्पेशल डेटा है, जियो स्पेशल इंटेलिजेंस, पोजीशनिंग एंड ऑल, ठीक है? अब उसका अगर इंफॉर्मेशन हमने शेयरिंग करनी है, ठीक है, सैटेलाइट और इमेजिंग के द्वारा, ठीक है, ठीक है, तो उसके एक्सचेंज के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा यूएस के साथ, ठीक है? अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा यूएस के साथ। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, उसका भी हमें अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा यूएस के साथ। क्यों क्यों करना पड़ेगा? अगेन हमें एक्सेस मिल गई तो है ना, उनके लिए भी एक सस्पिशन है कि भाई इसका मिसयूज ना कर दें, हमें ना जाके बता ना दे रशिया को कि भाई इनके पास तो इस लेवल का हाई एंड डेटा है, ठीक है? उनके जो प्लेटफॉर्म है इस पे क्या है, ये भी इस चीज की पोजीशन भी मौजूद है, ये पोजीशन भी वो ट्रैक कर सकते हैं, इसलिए तुम क्या करो यहाँ पे। अच्छा, हम बोलेंगे भाई देखो, है ना, हाइपोथेटिकली हम देख लेंगे कि भाई अच्छा ये डेटा इस लोकेशन का डेटा मौजूद है, इस लोकेशन का, इस लोकेशन इसका नहीं है, तो हम रशिया को जाकर बोल देंगे कि भाई देखो ये डेटा उनके पास नहीं है, यहाँ से ऑपरेट करो, ठीक है? तो इस तरह की जो ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस शेयरिंग में, ठीक है? आपका जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस शेयरिंग में जो इस तरह के ट्रस्ट इश्यूज होते हैं उससे डील करने के लिए कि भाई यू विल मेंटेन इंटेग्रिटी, ठीक है? हम क्या करेंगे, इंटेग्रिटी मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है? इंटेग्रिटी मेंटेन करके रखेंगे कि भाई नहीं, अगर आप हमारे साथ ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तो ये हम दोनों के बीच में रहेगी, हम इसका कोई मिस यूज नहीं करेंगे, ठीक है? तो शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन मैप्स एंड सैटेलाइट इमेजेस फॉर डिफेंस, ठीक है? पता है ना आपको, यूएस पूरा नजर रखता है ना पूरी दुनिया पे, इतना पता है ना कि कौन कहाँ पे बेस बना रहा है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, उसके लिए उनके पास काफी हाई एंड एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है? जो आप गूगल मैप से देखते हो वो नहीं है। गूगल मैप्स पता है ना आपको कि वो एक बार कभी गूगल मैप घूमा होता है, उसकी पोजीशनिंग वगैरह वही होती है उस जगह की, है ना? तो साथ के साथ उसको क्या करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, ठीक है? अपडेट करते रहते हैं, समझ रहे हो ना, है ना? लेकिन जो इनकी मिलिट्री के पास इंफॉर्मेशन होगी लोकेशंस की, वो क्या होगी, बिल्कुल हाई एंड, ठीक है? बिल्कुल ही हाई एंड लोकेशन वगैरह इनके पास होगी, ठीक है? अगर हमें उसकी एक्सेस मिल जाए तो अगेन हमें एक स्ट्रेटेजिक एज मिलेगा ट्रिकी सिचुएशंस में, ठीक है? ट्रिकी सिचुएशन में क्या मिलेगा, स्ट्रेटेजिक एज मिलेगा, ठीक है? तो अब नेविगेशन सिस्टम्स में क्या होता है, नेविगेशन सिस्टम्स में क्या होता है, आपकी पोजीशनिंग। अच्छा, इससे एक और फायदा आपको क्या हो सकता है, जब उनके रियल टाइम पोजीशनिंग जियो स्पेशल इंटेलिजेंस डेटा वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, अब तो क्या होगा, जो मिसाइल होंगी, मान लो कोई मिसाइल है ना, वो और ज्यादा प्रिसाइजली, ठीक है? मान लो कि आपके पास क्या हो रहा है, आपकी तरफ कोई मिसाइल है, कोई टारगेट आ रहा है बाहर से आपके दुश्मन की तरफ से, उसकी रियल टाइम लोकेशन आपको पता चल गई, ठीक है? उसकी रियल टाइम लोकेशन अगर आपको पता चल गई तो आप पहले ही उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आपको एयर डिफेंस करना है या फिर उस तरह की चीजें करनी है तो आपको इस तरह की टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, ठीक है? ऐसी टेक्नोलॉजी आपको चाहिए जिसमें बिल्कुल रियल टाइम लोकेशन वगैरह की सुविधा है, ठीक है? वो फैसिलिटी है, वो क्या है, वो फीचर है, ठीक है? समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग इट? इट विल प्रोवाइड, क्या देखो, it will provide Indian military system with high quality GPS to navigate and missile with real time intelligence, ठीक है? रियल टाइम इंटेलिजेंस टू प्रिसाइजली टारगेट द एडवर्सरी, ठीक है? अब आपके पास एक मिसाइल है, ठीक है? उसमें क्या है, उसमें एक ऐसा फीचर है कि वो रियल टाइम, चाइना की कोई सबमरीन है या फिर चाइना की कोई वॉरशिप है या फिर चाइना का कोई जहाज है, उसकी रियल टाइम कि अब कहाँ चल रहा है, इस टाइम पे वो कहाँ चल रहा है ना? इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो हमारे दायरे में है कि नहीं है, अगर हमें पता चल जाए उसकी लोकेशन, तो जो हमारी मिसाइल होगी और प्रिसाइजली उसको न्यूट्रलाइज करने में केपेबल होगी। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि मान लो चाइना की तरफ से हमारी तरफ कोई मिसाइल दागी गई या फिर चाइना की तरफ से हमारे ऊपर कोई एयरक्राफ्ट वगैरह छोड़े गए, है ना, वहां से निकले हैं। अब अगर हमें पता है, वहीं पे पता है कि उसकी क्या लोकेशन है, तो है ना, अगर हमें रियल टाइम लोकेशन पता है तो क्या होगा, हमारी मिसाइल जो होंगी
डायरेक्टली है ना, बिल्कुल रियल टाइम में उसको ट्रैक करके उसको वहीं पे चाइना की टेरिटरी में भी न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। ठीक है, कि एग्जैक्टली वो कहां पर है। ठीक है, एग्जैक्टली वो कहां पर है। ठीक है, तो प्रिसाइजली टारगेट द एडवर्सरी। ठीक है, प्रिसाइजली टारगेट द एडवर्सरी। समझ आ रही है चीज की नहीं आ रही है? ठीक है, तो बेसिकली नेविगेशन एंड टारगेटिंग के लिए ये आपको जियो स्पेशियल जो डेटा की एक्सेस मिलेगी काफी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तब इससे क्या होगा, जो इस टेक्नोलॉजी के साथ फिक्स्ड है ना, बेसिकली यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री के ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो ये टेक्नोलॉजी को यूज करके आपका क्या करते हैं, एरोनॉटिकल एंड है ना जो टोपोग्राफिकल, बेसिकली आपका जियो स्पेशल डेटा यूज करके ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ऑपरेट करते हैं। मान लो कि यूएस का कोई एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर उनके किसी जहाज में इस तरह का सिस्टम है कि वो क्या कर सकता है, रियल टाइम में ट्रैक करके टारगेट कर सकता है। तो अगर हमें वो खरीदना है तो हमें साथ में क्या मिल रही है, वो टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, जियो स्पेशल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है वो भी मिल रही है। लेकिन यूएस वो टेक्नोलॉजी हर किसी को दे नहीं सकता, उनकी नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है। ठीक है, तो ऐसे में वो क्या करेंगे, व्हाट दे विल डू, वो बोलेगी पहले ये एग्रीमेंट साइन करो। ठीक है, पहले बेका है ना, बेसिक एक्सचेंज ऑफ एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करो, फिर वी विल सेल यू दिस। आर यू गेटिंग इट? समझ आ रहा है? ये 4 फंडामेंटल जो हमारे बीच में अग्रीमेंट्स है, आर यू गेटिंग देम? 4 फंडामेंटल एग्रीमेंट्स इंडिया और यूएस के बीच में जो है, आर यू गेटिंग देम? देन फाइनली ठीक है, हमने 4 फंडामेंटल एग्रीमेंट साइन कर दिए उनके साथ। अब हमें यूएस से है ना, यूएस कंपनी से हम काफी हाई एंड जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो खरीदने के लिए क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, अब वो सारी टेक्नोलॉजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए रेडी है। आर यू गेटिंग इट? वो ये सब टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करने के लिए रेडी है, जिससे हमारे डिफेंस में हमें क्या मिलेगा, एक एज मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या है कि आगे कुछ कंसर्न्स भी होंगे। ठीक है, हमारी नेशनल सोवरेनिटी वगैरह है ना, ये सब भी कॉम्प्रोमाइज होगी। ठीक है, तो अगेन अपार्ट फ्रॉम दैट 2016 में उन्होंने हमें क्या दिया, मेजर डिफेंस पार्टनर का टैग दे दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 1971 में यूएस हमें न्यूक्लियर वॉरशिप से डराता है पाकिस्तान के साथ जब हम मिलिट्री इंटरवेंशन करने लगते हैं। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड टू 2016, अब वो क्या कर रहे हैं, हमें मेजर डिफेंस पार्टनर का टैग दे रहे हैं। ठीक है, कि भाई इंडिया इज आवर मेजर डिफेंस पार्टनर। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, मेजर डिफेंस पार्टनर होने का फायदा क्या होगा, यूएस का मेजर डिफेंस पार्टनर बनने का हमें क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है ना। ठीक है, तो क्या फायदा इसका, इंडिया एलिजिबल हो जाता है किस लिए, जो टेक्नोलॉजीज वो सिर्फ अपने मेजर डिफेंस पार्टनर्स के साथ शेयर करते हैं, वो टेक्नोलॉजीज की एक्सेस हमें भी मिलेगी। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली जो उनके क्लोजेस्ट एलाइज है, कौन है उनके क्लोजेस्ट एलाइज, नेटो +5, नेटो +5 है ना, जो नेटो कंट्रीज अलोंग विद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया। तो नाउ इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस एलीट क्लब, जो ये एलीट क्लब ऑफ, जो ये एलीट क्लब है ना, नेटो +5 का है ना। यूएस अपनी जो टेक्नोलॉजीज, जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज यूएस इनके साथ शेयर करता है, नेटो +5 के साथ शेयर करता है, अब हमें भी उनकी एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, तो टेक्निकली हमें क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, हम उसका रिवर्स इंजीनियर भी है ना, रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि पहले तो काफी चेक्स एंड बैलेंसेस है, दूसरा दैट इज है ना बेसिकली अनएथिकल, वो क्या है ना, बेईमानी है एक तरह की, और उससे इंडिया की क्रेडिबिलिटी भी खराब होती है इंटरनेशनल उस पे। तो है ना, दोबारा नेक्स्ट टाइम वो शेयर नहीं करेंगे हमारे साथ, वो बोलेंगे तुमने तो भाई रिवर्स इंजीनियर कर दिया था, हमारी टेक्नोलॉजी चुरा ली थी, है ना। ठीक है, तो दीज वर ऑल है ना हमारे डिफेंस से रिलेटेड जो भी एरियाज थे। ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड जो भी एरियाज थे। अच्छा, इसमें कंसर्न्स क्या है, दैट विल कंटिन्यू, विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। और ये जो 4 फंडामेंटल एग्रीमेंट्स है, इनको ना एक बार पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ लेना। ठीक है, कल आके हम फिर से थोड़ा इनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समझ आए होंगे, मतलब आ गए होंगे, लेकिन अगर कुछ डाउट है तो सॉरी, है ना, अगर कोई डाउट है तो
ना बीच में काफी कंफ्यूजिंग है, लेमो और बेका में काफी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, आपके आपके जो बच्चे होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको इन है ना दो तीन में, क्योंकि ये क्या है, डिफेंस एक्सपर्ट्स का डोमेन है, हमारा डोमेन तो है नहीं, है ना। हम तो यूपीएससी जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डिफेंस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं ना, उनका डोमेन है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार ना अच्छे से पढ़ के आना, कल हम फिर से इसको रिपीट करेंगे एक बार, और कल बाकी का जो यूएस इंडिया यूएस रिलेशंस का जो पार्ट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछो। अच्छा, यहाँ पे किसी ने लिखा था क्या, डिमार्केशन ऑफ, वेग ऑफ डिमार्केशन, नहीं समझ आया। तनुवीर सिंह, वेग ऑफ डिमार्केशन समझ नहीं आया। वेग ऑफ डिमार्केशन क्या होता है, देखो वेग का क्या मतलब होता है, वेग मींस धुंधला, ठीक है, धुंधला। वेग ऑफ डिमार्केशन की जो आपकी डिमार्केशन है, कोई चीज की डिमार्केशन, मान लो बाउंड्री की डिमार्केशन है, वो क्या है, वेग है, दैट इज नॉट क्लियर। उसके ऊपर क्या है, एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी मींस कि उसके ऊपर एक तरह से कंफ्यूजन है, क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है, तो उसको बोल देते हैं वेग ऑफ डिमार्केशन, वेग ऑफ डिमार्केशन, सॉरी। वेग ऑफ डिमार्केशन, ठीक है। अच्छा, अटेंशन स्पैन आपका कम तो नहीं है, कहीं बीच में लीव कर जाते हो कहीं कहीं कई बार, अरे अच्छे से फोकस से सुना करो, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो यू हैव द ऑप्शन, आप उसी टाइम पूछ सकते हो दोबारा से, ठीक है, आपके पास चॉइस है। और जाके आप यू मस्ट हैव एक्सेस टू ना, रिकॉर्डर लेक्चर की भी आपके पास एक्सेस होगी, तो उसमें जाके भी आप देख सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें जो है आपको समझ आएंगी, तो आपको क्या मिलता है, एक्स्ट्रा एज मिलता है एग्जाम में, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। बाकी जनरल चीजें तो सभी डिस्कस करते हैं, है ना। तो थोड़ा डिटेल में जाके चीजों को समझने की कोशिश करो, अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा, आपके जो मैं आपके वो जो आप लोग अपना असाइनमेंट करते हो, टेस्ट लिखते हो, उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बुलेट पॉइंट में लिखना शुरू कर देते हैं, पहले पॉइंट से 1 2 3, चलो 7 लाइन हो गई, आंसर हो गया, ठीक है। या फिर बिल्कुल ही पैराग्राफ में लिखना शुरू कर देते ऐसे, है ना। ये नहीं करना है, आपका जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी क्लियरली, आपका आंसर कैसे होना चाहिए, एक आपका सॉरी, आपका जो एरिया होगा इंट्रो वाला, इंट्रोडक्शन, जिसमें आप लिखोगे 2-3 लाइन की इंट्रोडक्शन आपने लिखनी है, ठीक है। इस इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है कि क्वेश्चन का है ना, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट कर दो, या फिर है ना उस हिसाब से बिल्ड करना है आपने, और उसमें एक आइडिया मिलना चाहिए कि आप क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और क्या लिखने वाले हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपको वो लिखना है, ठीक है। देन बॉडी, बॉडी पार्ट होता है जहां पे आपको क्या करना है, प्रॉपरली आपको क्वेश्चन की डिमांड, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अच्छा, बहुत से लोग ये भी करते हैं कि क्या करते हो आप लोग ऐसे करते हो कि पूछा कुछ और गया है, बाकी की फालतू की चीजें भी लिखते रहते हो। उससे आपका एग्जामिनर क्या होगा, वो आपको मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। हो सकता है मार्क्स काट ले, और आपका टाइम, क्योंकि टाइम तो आपके पास बिल्कुल ही लिमिटेड होता है, 7 मिनट में लिखना होता है, 8 मिनट में लिखना होता है ना, और 15 मार्क्स वाला 9 मिनट में लिखना होता है सोच के, ठीक है। आपको क्वेश्चन आंसर पहले, अब देखो आपके पास है 7 मिनट, आपको 7 मिनट में से 1 मिनट तो क्वेश्चन को पढ़ने और समझने में लग जाएगा कि क्वेश्चन एग्जामिनर आखिर पूछ क्या रहा है। 5 मिनट में आपने उसका आंसर सोचते सोचते लिखना है, ठीक है। तो ऐसे में ऐसी फालतू की अनरिलेटेड चीजें लिखने का टाइम नहीं होता है, तो वो है ना, उस चीज की हैबिट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका है ना, हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है ये, इसमें बिल्कुल टू दी पॉइंट, क्योंकि टाइम भी कम होता है, टू दी पॉइंट उनको आंसर चाहिए होता है, ठीक है। एग्जामिनर के लिए भी थोड़ा इजी बनाओ ना, यूपीएससी एग्जामिनर होगा, कोई कोई प्रोफेसर वगैरह होगा डीयू का, वो अपना ये करने आएगा इवेल्युएशन, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, वो देखेगा कि भाई ये फालतू की चीजें लिखी हुई हैं, वो फ्रस्ट्रेट होकर आधा नंबर आपको कम दे देगा, तो क्या फायदा होगा, ठीक है। अगर आपका 3 नंबर, 3 या 4 या 5 या 6 जितने नंबर का भी आपके पास कंटेंट है उतना ही लिखो, ठीक है, फालतू मत लिखो, क्योंकि मार्क्स उसी के मिलेंगे जो पूछा गया है, ठीक है। तो बॉडी पार्ट में स्ट्रिक्टली आपने वही चीजें लिखनी है जो क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, है ना, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो और समझो,
लिखना तब शुरू करना है, इंट्रो लिखनी शुरू कर दो ना, इंट्रो तो समझ आ जाती है क्या लिखना है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ो कि क्या पूछा गया है, वही लिखना है सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। बाकी यू हैव टू राइट नथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपका तमिल क्राइसिस में इंडिया का रोल वाला क्वेश्चन था, है ना, तो अभी कई लोगों ने उसमें क्या लिख दिया, रिसेंट जो श्रीलंका में, रिसेंटली जो श्रीलंका में क्या हो रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही थी, उसके बारे में लिख दिया है, ठीक है। दैट इज नॉट आस्क्ड, ठीक है, वो नहीं पूछा गया आपके। तो आपने क्या करना है, इसलिए लिखना है जो रिलेटेड बिल्कुल रेलेवेंट स्टफ होगा वही लिखना है। देन फाइनली कंक्लूजन में क्या करना है, कई बार है ना ऐसा होता है कि इसमें सिर्फ कोई चीज पूछी होती है, उसका सॉल्यूशन नहीं पूछा होता है, तो कंक्लूजन पार्ट में या फिर इसके लास्ट वाले पैराग्राफ में आप 2-4 वे फॉरवर्ड दे दो और यहाँ पे इस तरह से 2-3 लाइन का अपना कंक्लूजन लिखो जिसमें कुछ सजेशन हो, कुछ ना वे फॉरवर्ड हो कि फ्यूचरिस्टिक बात हो पॉजिटिव मैनर में, ठीक है, कोई फ्यूचरिस्टिक बात हो पॉजिटिव मैनर में, सिर्फ ऐसे नहीं लिख देना 10 दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन तमिल, इतना नहीं लिखना है, ठीक है, थोड़ा सा उसको बड़ा बनाओ कंक्लूजन को, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा आंसर का, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर में स्ट्रिक्टली आपने अपना आंसर लिखना है, फ्रेम करना है, ठीक है। बाकी इसको है ना एक दिन हम आंसर राइटिंग का सेशन करेंगे तो फिर देखेंगे वो डिटेल में, और आंसर लिखने की प्रैक्टिस जरूर करो, टेस्ट जरूर लिखो, चाहे जैसा भी लिख रहे हो, ठीक है, जैसा भी लिख रहे हो इस फॉर्मेट पे जाके लिखो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एग्जाम तो तभी निकलेगा जब हम ऐसा लिखना सीख जाएंगे। वो कैसे सीखेंगे, प्रैक्टिस से। डे 1 पे सभी ऐसे ही आंसर लिखते हैं, ठीक है, डे 2 में थोड़ा बढ़िया होता है, इसी धीरे धीरे इंप्रूव होता है, ठीक है। परफेक्ट आंसर कोई नहीं लिखता, इवन जिसका रैंक 1 है उसका आंसर भी परफेक्ट नहीं होता है ना, वो उस टाइम मौके के हिसाब से 7 मिनट में लिखना होता है, इसलिए अपनी प्रैक्टिस बनाओ, अपने दिमाग को ट्रेन करो इस हिसाब से, ठीक है, ठीक है। चलो मिलते हैं कल फिर, ओके, ऑल द बेस्ट, ठीक है, आई विल बी वाइंडिंग इट नाउ।